Good afternoon, everyone. So, today we are going to discuss about the topic of epidemiology and continuing with the topic. So, in the last session, I had told you about the epidemiological triad and the dynamics of disease transmission. So, today I am going to explain you about the tools of measurement of epidemiology and the methods that are relating with the epidemiology or that deals or the various types of methods like the descriptive method of epidemiology, analytical method, and the experimental method of epidemiology. So it's very important. So as a whole, epidemiology is very important. So आज हम start कर रहे हैं tools of measurement. So firstly, मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है. सो जब भी हम एपिडेमियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो हमारे सामने जो है बहुत सारे टूल्स और फार्मूलाज आते हैं. फार्मूलाज इन द सेंस कि जैसे कि क्रूड डेथ रेट, क्रूड जो है आगे डिफरेंट टाइप्स के रेट्स हैं. डेथ रेट आ जाता है, मोर्टेलिटी रेट आ जाता है, मॉर्बिडिटी रेट आ जाता है, इंसिडेंस रेट आ जाता है, प्रेवलेंस रेट आ जाता है. ओके, सो सर्वाइवल रेट है, डिजीज के रिलेटेड जो है रेट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आ जाते हैं. सो ये सारी जो भी टर्मिनोलॉजीज और टूल्स होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं एपिडेमियोलॉजी के लिए, क्योंकि इन पे ही बेस्ड होके आगे जो एक एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो अपना डाटा है जो वो आगे कैलकुलेट करते हैं और उनको जो आगे पता चलता है किसी भी एक स्पेसिफिक हेल्थ रिलेटेड इवेंट और डिजीज के रिलेटेड क्या डाटा है. फॉर एग्जाम्पल हम पता करना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक एज के पर्सन में ट्यूबरकुलोसिस के केसेस क्या है. तो for that, the epidemiologist will use the age-specific morbidity rate और age-specific अगर death rate find out करना है तो age-specific death rate होगा. ठीक है. So अगर हमें पता करना है कि total number of persons who are dying from a specific disease तो पता करना है तो mortality rate है वहाँ पे यूज होगा. अगर हमें पता करना है कितने लोग बीमार हैं, इन्फेक्टेड हैं, इन्फेक्शन जिनमें है तो उनको पता करने के लिए हम यूज करते हैं मॉर्बिडिटी रेट. टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं उनके लिए आता है इंसिडेंस रेट और प्रेवलेंस रेट. सो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी के लिए, क्योंकि इसमें आगे चल के फर्स्टली यहाँ पे जो टूल्स ऑफ मेजरमेंट है तीन एक जो हम कहते हैं छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आगे चल के डिपेंड करते हैं. सो तीन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्टली देयर इज रेट, सेकंड इज द रेशियो, थर्ड इज द प्रोपोर्शन. तीन चीजें हैं जिन पे बेस्ड है टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी. रेट्स आगे हम बात करेंगे, काफी अलग अलग टाइप के रेट्स जो होते हैं तो उन पे हम बात करेंगे. रेशियोज आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल द सेक्स रेशियो, और अगर रेट की एग्जांपल हम दें तो उसमें आ जाता है बर्थ रेट, डेथ रेट, ये आ जाता है. ओके, मॉर्बिडिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट. ओके, एंड प्रोपोर्शन की बात करें तो आगे चल के वो भी आपको एक्सप्लेन मैं करूंगा कि मान लो अगर टोटल नंबर ऑफ डिजीजेस जो है, टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं फ्रॉम द वेरियस डिजीजेज, उसमें से हमें अगर एक स्पेसिफिक डिजीज के केसेस को फाइंड आउट करना है तो वहां पे यूज होता है प्रोपोर्शन. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इज द रेट. सो मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन साथ में करता रहूंगा, तो अगर आपने नोट करना है आप नोट भी कर सकते हैं. मैं एक डेफिनेशन बोल के उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. रेट क्या है? फर्स्टली इट मेजर्स द अकरेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट इन अ पॉपुलेशन. ओके, सो किसी भी इवेंट को मेजर करने के लिए हम पॉपुलेशन में यूज करते हैं रेट. ओके, कोई भी इवेंट हो सकता है, डेथ रेट हो सकता है, बर्थ रेट हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ बर्थ मान लीजिए हमने कैलकुलेट करने हैं, असेस करने हैं कितने हैं, उसके लिए हम रेट यूज करते हैं. एंड बर्थ इज अ इवेंट, एंड अगर डेथ हमें पता करना है तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे डेथ रेट जो है, वो उसमें भी रेट जो है वो यूज होगा. सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्टली जैसे मैं डेथ रेट बता रहा हूँ आपको, उसका मान लीजिए हम रेट के को यूज करके डेथ के जो हमें जो उसका सिनेरियो है हमें पता करना है कितनी डेथ्स जो है वो हो चुकी हैं
या आइदर ड्यू टू नेचुरल कॉज और डिजीज, फ्रॉम अ डिजीज। तो अगर हमें पता करना है तो उसमें क्या आएगा, डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर अपॉन immediate population into 1000. Okay, so that will be the formula for the death rate. So death rate का ये फॉर्मूला जो है वो रहेगा। और अगर मान लीजिए हमें प्योर रेट पता करने हैं, प्योर, जैसे कि इसमें एग्जांपल आती है बर्थ रेट, तो उसे बोलते हैं क्रूड। क्रूड मतलब है प्योर, ठीक है। सो बर्थ रेट तो जैसे वैसे ही क्रूड हम मान के चलते हैं। मेनली जो क्रूड रेट यूज होता है, ठीक है, वो हम अलग अलग आके जो स्पेसिफिक टाइप्स आएंगे उसमें हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि क्रूड रेट क्या होते हैं, एक्चुअल ऑब्जर्व रेट्स सच एज डेथ एंड बर्थ रेट। तो हम इवेंट्स के लिए यूज करते हैं, बर्थ के लिए और डेथ के लिए। क्रूड का मतलब है प्योर। अगर मान लीजिए हमें पता करना है क्रूड डेथ रेट, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा रिगार्डलेस ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, हम सभी को टोटल करेंगे, उस सभी को टोटल करके जो हमारे पास डेथ रेट आएगा, चाहे वो पर्सन जो है ट्यूबरक्लोसिस से उसकी डेथ हुई है, चाहे कैंसर से हुई है, चाहे HIV पॉजिटिव था, एड्स से हुई है, ठीक है। मतलब ये है कि किसी भी कॉज के कारण अगर उस पर्सन की डेथ हुई है, तो वो हमें उसका कॉज नहीं देखना, बस ये देखना कि डेथ हुई। तो सभी को कलेक्ट करेंगे, टोटल करेंगे, तो जो रेट हमारे पास आएगा तो उसे हम बोलेंगे क्रूड डेथ रेट। क्रूड इसलिए क्योंकि वो प्योर डेथ रेट है, हमने किसी का कॉज वहां पे नहीं देखा, और अगर हम कॉज देखते हैं तो वो होगा स्पेसिफिक डेथ रेट। ओके, कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट, एज स्पेसिफिक डेथ रेट, वो आगे चल के आएगा। ओके, और इफ वी टॉक अबाउट द बर्थ रेट्स, तो बर्थ जो है उसमें हम कोई स्पेसिफिसिटी जैसे है कैलकुलेट नहीं करते, जैसे बर्थ रेट जैसे है वैसे प्योर होता है, ठीक है। तो वो क्रूड बर्थ रेट जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड आता स्पेसिफिक रेट्स। ओके, सो स्पेसिफिक रेट्स क्या है इसमें, स्पेसिफिक रेट्स में आएगा आगे चल के, जैसे कि अलग अलग टाइप से आ जाते हैं स्पेसिफिक रेट। मतलब जैसे कि हमने पहले किया था, अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि डेथ रेट है, जो क्रूड डेथ रेट है, उसमें हम कॉज नहीं देखते, लेकिन अगर हम बात करें स्पेसिफिक रेट्स की, तो उसमें हम कॉज देखते हैं। ओके, सो इसकी डेफिनेशन आती है एक्चुअल ऑब्जर्व रेट्स ड्यू टू स्पेसिफिक कॉजेज और इन द स्पेसिफिक डिजीजेस और ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम। दैट मींस इन स्पेसिफिक जो रेट्स होते हैं इसमें हर एक चीज स्पेसिफाई की होती है। ओके, फॉर एग्जांपल डेथ रेट है, स्पेसिफिक डेथ रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें डिजीज भी स्पेसिफिक होगी, कौन सी डिजीज से जो है वो डेथ हुई है, कौन से टाइम पीरियड पे हुई है, कौन सी एज का पर्सन था। सो अलग अलग टाइप्स में वो स्पेसिफिसिटी हम चेक करते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेट। ओके, सो इसकी आगे टाइप्स हैं। सो स्पेसिफिक रेट्स में आ जाते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक डेथ रेट्स। ओके, सो इसमें आगे टाइप्स आ जाती हैं। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज कॉज और डिजीज स्पेसिफिक। ओके, सो फर्स्टली जो टाइप है कॉज से, मतलब कौन सी कॉज है, जरूरी नहीं वो जो हम जो कहते हैं भी एक डिजीज ही हो, ठीक है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कोई और भी इवेंट हो सकता है, ठीक है। सो उससे भी जो है डेथ हो सकती है। सो इसमें आ जाता है कॉज और डिजीज स्पेसिफिक। कॉज भी हो सकता है, डिजीज भी एक कॉज ही होता है, और स्पेसिफिक डिजीज के लिए भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस है, कैंसर है, एक्सीडेंट है, ठीक है। इसमें ट्यूबरक्लोसिस और कैंसर तो डिजीज में आ गए, और जो एक्सीडेंट है वो एक इवेंट हो गया, ठीक है। सो इसलिए इसको बोलते हैं कॉज और डिजीज स्पेसिफिक। सेकेंड जो टाइप है स्पेसिफिक डेथ रेट की, दैट इज रिलेटेड टू द स्पेसिफिक ग्रुप्स। ग्रुप्स जैसे कि एज स्पेसिफिक डेथ रेट हो सकता है, कौन सी एज के पर्सन में एक मान लीजिए डेथ रेट है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लीजिए हम 60 ईयर्स के पर्सन है, 50 to 60 ईयर्स है उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं, 40 to 50 में कर रहे हैं, 30 to 40 में कर रहे हैं, 5 to 10 में कर रहे हैं। सो दैट मीन्स in that case, in that type of specific death rate, we are specifying the age, not the cause. Okay, so अगर हम एज स्पेसिफाई कर रहे हैं तो साथ में अगर हम डिजीज भी कर रहे हैं, तो दैट विल बी द स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक डेथ रेट हो जाएगा।
ठीक है। और एज स्पेसिफिक में हर एक चीज स्पेसिफाई की जाएगी, उसमें एज भी आ जाएगा और उसमें डिजीज तो आ ही जाएगी, ठीक है। और उसमें वो एज ग्रुप स्पेसिफाई होगा, ठीक है। सो जिसमें वो डिजीज जो है आगे डेथ जो है वो कॉज कर रही है, ओके। सो उसे बोलेंगे एज स्पेसिफिक डेथ। एंड जेंडर स्पेसिफिक हो सकता है, नेक्स्ट जो टाइप है वो जेंडर स्पेसिफिक डेथ रेट भी हो सकती है। जेंडर स्पेसिफिक में कैसे, अगर मान लीजिए हम मेल्स में डेथ रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें आ जाएगा कि ये जेंडर जो है हमने वो स्पेसिफाई कर दिया, ओके। डेथ रेट रिगार्ड रिलेटेड टू द ट्यूबरक्लोसिस जो है, अगर हम फीमेल्स में फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहाँ पे फीमेल जो है वो जेंडर हम स्पेसिफाई करेंगे, अगर मेल्स में करना चाहते हैं तो वहाँ पे हम फॉर्मूला में मेल लिखेंगे। So that means we are specifying the gender, okay। So इसमें एज नहीं, इसमें हमने जेंडर स्पेसिफाई किया कि एक जो है डिजीज में एक जेंडर के रिलेटेड कितना डेथ रेट चल रहा है, तो वी आर स्पेसिफाइंग द जेंडर, ओके, इन दैट केस। इसके अलावा भी ये दो तीन जो है इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कॉज स्पेसिफिक और कॉज और डेथ स्पेसिफिक, सेकंड था इसमें एज स्पेसिफिक एंड थर्ड आ गया जेंडर स्पेसिफिक, ओके। सो ये तीनों जो है स्पेसिफिक डेथ रेट्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं। इनके अलावा भी इनकम के रिलेटेड हम जो है वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं रिलीजन के अकॉर्डिंगली, रेस, हाउसिंग एक्सेट्रा, ठीक है। सो रेट्स हैं, इनको भी हम आगे इन इवेंट्स में भी जोड़ सकते हैं, ओके। सो स्पेसिफिक रेट्स हैं, स्पेसिफिक डेथ रेट हो गया डेथ के लिए, स्पेसिफिक रेट्स वैसे भी हम यूज कर सकते हैं एपिडेमियोलॉजी में आगे कम्युनिटी में सर्वे करने के लिए, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द स्पेसिफिक रेट्स। सो इसमें मैं आपको फार्मूलाज बता देता हूँ, जैसे कि हम ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि ये होते क्या है, स्पेसिफिक डेथ रेट क्या है, स्पेसिफिक और एंड ऑल दैट। सो इसमें अगर फार्मूला हम यूज करें तो वो क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली इसमें आ जाता है, अगर हम डिजीज स्पेसिफिक ले लें, ठीक है, डिजीज और कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट। सो उसका फार्मूला रहेगा नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस ड्यूरिंग ए कैलेंडर ईयर इनटू 1000 अपॉन मीडियन पॉपुलेशन, ओके। सो अगर हम गौर करें तो इसमें ट्यूबरक्लोसिस का नाम आया है, ठीक है। इसमें हमने कोई एज स्पेसिफाई नहीं की है और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया, सो दैट विल बी द कॉज स्पेसिफिक और जी स्पेसिफिक डेथ रेट, ओके। और इफ वी आर स्पेसिफाइंग द जेंडर, तो उसमें क्या जो है फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा, इसमें आ जाएगा नंबर ऑफ डेथ्स among males during a calendar year into 1000 upon median population of the males, the specific group, okay। सो उसमें जो है हर एक चीज को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हुई मान लो, ठीक है। सो यहाँ वैसे ही इन जनरल हम लेते हैं, कोई हमने यहाँ पे अगर मान लीजिए हम डिजीज को स्पेसिफाई नहीं करते लेकिन अगर हमने जेंडर को स्पेसिफाई किया तो उसका फॉर्मूला यही है, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई हैं मेल्स में, ओके, और इनटू 1000 करके, और मीडियन पॉपुलेशन भी मेल्स की ही लेंगे, ओके। सो दैट विल बी द स्पेसिफिक डेथ रेट फॉर मेल्स एंड दैट इज नोन एज द जेंडर स्पेसिफिक डेथ रेट। थर्ड, इफ वी टॉक अबाउट द एज स्पेसिफिक डेथ रेट, सो एज में क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ्स, इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ द पर्सन एज 15 to 20 ईयर्स ड्यूरिंग अ कैलेंडर ईयर, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं इसमें 15 to 20 की, into 1000 अपॉन मीडियन पॉपुलेशन ऑफ द पर्सन एज 15 to 20। एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, जिस चीज के और जिस मान लीजिए हम जेंडर की अगर स्पेसिफिसिटी चेक कर रहे हैं या किसी एज की चेक कर रहे हैं तो उसमें उसी से ही हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी मीडियन पॉपुलेशन को, ठीक है। उसकी मीडियन पॉपुलेशन में वही एज ग्रुप रहेगा, वही जेंडर रहेगा, ठीक है। सो इसमें जैसे है हम डेस जो चेक कर रहे हैं 15 to 20 ईयर्स में चेक कर रहे हैं, तो उसको डिवाइड भी किससे कर रहे हैं, मीडियन पॉपुलेशन ऑफ द पर्सन एज बिटवीन 15 to 20, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो कितने हैं, उनकी मीडियन पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, उनको डिवाइड कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ जो डेथ्स हुई हैं 15 to 20 ईयर्स में इनटू 1000। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर द स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक डेथ रेट। और अगर हम इसमें सब क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसमें ये भी हो सकता है मंथ स्पेसिफिक डेथ रेट, अगर हमने एक मंथ की जो है डेथ रेट कैलकुलेट करना है, स्पेसिफाई करना है, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसमें आ जाएगा, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल है हमने जनवरी का मंथ है उसमें कैलकुलेट करनी है डेथ्स कितनी हुई, सो द फॉर्मूला विल बी डेथ इन जनवरी इन 12 इंटू 1000 अपॉन मीडियन पॉपुलेशन, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है टोटल 12 मंथ के लिए,
ठीक है। सो डेथ्स कितनी हुई जनवरी में, इंटू 12 इंटू 1000 अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। सो दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर द मंथ स्पेसिफिक डेथ रेट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द वीकली डेथ रेट, वीक में अगर हमने कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एक चीज और चेक करने वाली है कि एपिडेमियोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम एक वीक की भी डेथ रेट वहाँ पे चेक कर सकते हैं, और हमें एपिडेमियोलॉजी इतनी कैपेबल बनाती है कि आप हर एक टाइम पे, किसी भी टाइम पे आके डेथ रेट है, रेट्स को, रेशियो को, प्रोपोर्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो इफ यू टॉक अबाउट द वीकली डेथ रेट, द फॉर्मूला विल बी डेथ इन द वीक इंटू 52 into 1000 upon mid-year population. For the weeks, it is written the 52, number 52, okay, into 1000 for mid-year population. So that will be the formula for weekly death rate, specific, week specific death rate, okay. So that was the formula. Clear? So these were the classifications of the types under the rates or the specific rates, specific death rates. यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किए हैं। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट क्वांटिटी। और अगर हम टर्म की बात करें, टूल की बात करें, तो फर्स्ट था रेट और सेकंड है यहाँ पे रेशो। और अब मैं बात कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ सेकंड जो है रेशो। रेशो क्या होती है, इसकी फर्स्टली मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। अनदर मेजर ऑफ द डिजीज फ्रीक्वेंसी, इसमें भी हम फ्रीक्वेंसी ही टेस्ट करते हैं, असेस करते हैं, चेक करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमने रेट में की, लेकिन इसका जो स्ट्रेटजी है, तरीका है, वो थोड़ा सा अलग। ओके, जैसे कि इसमें क्या करते हैं, इट एक्सप्रेसेस अ रिलेशन इन साइज बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटीज। दो अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, तो उसमें हम दो रैंडम क्वांटिटीज को अलग अलग चेक करते हैं। और रेशियो कैसे निकलती है, एक क्वांटिटी को दूसरे से डिवाइड करने के साथ, ठीक है। और इसमें हम अगर साइन जो है x डबल डॉट y ऐसे शो करते हैं, और x अपॉन y। और इसका बेस्ट जो एग्जांपल है रेशियो, हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, सो इसका बेस्ट एग्जांपल है सेक्स रेशियो। ओके, सो सेक्स रेशियो है जो दैट मींस द रेशियो ऑफ द फीमेल्स एज कंपेयर टू द मेल्स हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। 1000 मेल्स के जो कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स एक एरिया में है, एरिया कुछ भी हो सकता है, एक विलेज, एक सिटी, एक स्टेट, एक कंट्री में हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे ऐसे कंपेयर करने के लिए हम रेशियो को यूज कर सकते हैं। द बेस्ट एग्जांपल इज सेक्स रेशियो। कई बार एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं गिव वन एग्जांपल फॉर द रेशियो, ठीक है, टू इन विच द टूल ऑफ द रेशियो इज यूज। सो इसमें हम क्या कह सकते हैं, सेक्स रेशियो, और उसमें आप बाकी का एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो रेशियो के लिए आगे जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। सो इसमें जो आ जाता है, सो नेक्स्ट जो है इसमें हम बात करें तो केस फर्टिलिटी रेट और रेशियो, इसमें हम इसकी भी रेशियो जो है निकाल सकते हैं। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज कितनी हुई अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस ड्यू टू द सेम डिजीज। ओके, तो इसमें अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ डेथ्स, एक जो हम बात करते हैं कि कितनी हुई, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिजीज से, और टोटल केसेस कितने उसके प्रेजेंट थे, ठीक है, तो वो आपस में एक रेशियो निकल आएगी उनकी, ठीक है। सो इंटू 100 करेंगे तो वो हमारे पास जो एक रेशियो आ जाएगी, और उससे हमें एक किलिंग पावर जो है डिजीज की वो भी पता लग सकती है। सो उसको केस फर्टिलिटी रेट और रेशियो भी हम बोल सकते हैं। केस फर्टिलिटी रेशियो है, ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने जो डिजीज से सफर कर रहे थे और कितनी कितनों की डेथ हो गई, तो वो जो है क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रपोर्शन की, ओके, सो थर्ड क्वांटिटी ऑफ द टूल इज द प्रपोर्शन, इट इज द रेशियो। सो ये था रेशियो के बारे में। अगर हम बात करें कि प्रोपोर्शन क्या है, तो प्रोपोर्शन में कैसे आता है, अगर मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है, वैसे मैंने थोड़ा सा पहले बताया था कि अगर हम टोटल में से, टोटल डेथ्स जो हुई हैं उसमें से हम पता करना चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक डिजीज के रिलेटेड कितना मोर्टेलिटी रेट है, कितना मॉर्बिडिटी रेट है, अगर हम वो पता करना चाहें
तो वो कैसे कर सकते हैं, वो प्रोपोर्शन से पता लगता है। ठीक है, कि टोटल मान लीजिए 1000 डेथ्स हुई हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि किसी एक स्पेसिफिक डिजीज से कितनी डेथ्स हुई हैं, तो हम कैसे पता करते हैं, उसका प्रोपोर्शन निकाल लेते हैं। टोटल में से एक प्रोपोर्शन जो है वो एक स्पेसिफिक डिजीज का होगा, तो टोटल में से उसको परसेंटेज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके, ठीक है, तो हम प्रोपोर्शन जो है वो निकालते हैं। ठीक है, सो इट इज द रेशियो विच इंडिकेट्स रिलेशन इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पार्ट ऑफ द होल। ठीक है, सो जो मैंने जैसे बताया कि सारे में से एक पार्ट होता है, उसको हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। एंड ए प्रोपोर्शन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। सो एक प्रोपोर्शन को एक परसेंटेज के तौर पे हम बताते हैं। ठीक है, सो मान लीजिए 100 केसेस हैं, सो और 100 में से अगर 5 केसेस जो ट्यूबरक्लोसिस की डेथ से हैं, ठीक है, तो उसका परसेंटेज जो है वो उतना आ जाएगा। 5% जो डेथ्स हैं, ठीक है, वो ट्यूबरक्लोसिस के कारण है, बाकी 95% जो है वो अलग अलग डिजीज के कारण। ठीक है, सो दैट विल बी द प्रोपोर्शन। दैट मीन्स सारे पार्ट में से एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का या एक स्पेसिफिक हम कोई टूल जो यूज कर रहे हैं, ठीक है, सो उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और सारे डेथ्स में से एक स्पेसिफिक जो डिजीज है उसके रिलेटेड डेथ का पार्ट कितना है। ठीक है, सो हम ऐसे जो है प्रोपोर्शन को यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो दो इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, इसमें वो आते हैं दो इंडिकेटर्स जो हैं स्पेसिफिकली हम क्लासिफाई करते हैं अंडर द टूल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। सो इसमें क्या है, इसमें मैं वैसे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे कि मोर्टेलिटी रेट्स एंड रेशियोज में क्या आते हैं, इसमें अलग अलग हैं। इसमें फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है मोर्टेलिटी रेट में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें आ जाता है क्रूड डेथ रेट। क्रूड है जो प्योर डेथ रेट है, इसमें हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, लेकिन हम सब टोटल नंबर ऑफ डेथ्स को कैलकुलेट करते हैं, और इसका फार्मूला रहता है नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर। एक साल में अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्रूड डेथ रेट क्या, उसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स एक साल में कितनी हुई, ठीक है, और उसकी मीडियन पॉपुलेशन इनटू 1000। सो दैट विल बी द क्रूड डेथ रेट। सो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट स्पेसिफिक डेथ रेट्स हैं जो मोर्टेलिटी के अंडर आते हैं, वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, वो इसी की क्लासिफिकेशन के अंडर आते हैं। ओके, और एक दो रेट्स जो हैं और वो मोर्टेलिटी रेट्स में आते हैं। इसमें एक आता है प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, सो प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, सो कई बार क्या होता है, हम प्रोपोर्शन निकालना चाहते हैं, प्रोपोर्शन मैंने आपको वैसे समझा दिया है, इट्स द सेम थिंग। ठीक है, सो उसमें से अगर फॉर्मूला हम चाहें, ठीक है, तो यही है, ये भी इसके अंडर ही आ रहा है। इसको अलग से नाम दे दिया है, पहले हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शन किया था, तो इसमें एक सब क्लासिफिकेशन जो है वो दे रखी है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, पहले मैंने आपको प्रोपोर्शन समझा दिया था। अगर हम बात वही सेम है, अगर मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट हम निकालना चाहते हैं, सो उसमें क्या है, केस जो कितनी डेथ्स हुई हैं उसमें से हम जो है नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम द स्पेसिफिक डिजीज उसको निकाल देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो वो हमारे पास प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट आ जाएगा। ओके, सो अगर इसमें अगर फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अंडर 5 प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट अगर हम फॉर एग्जांपल निकालना चाहते हैं, तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, दैट मीन्स अगर 5 जो साल के बच्चे हैं ज़्यादा तक, उसमें डेथ रेट क्या चल रहा है 5 साल तक के बच्चों में, तो अगर वो हम निकालना चाहें तो उसमें क्या रहता है फार्मूला, नंबर ऑफ डेथ्स, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो 5 साल के बच्चों में कितनी हुई। ठीक है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ उनको जो है वो हम डिनोमिनेटर में रखते हैं, न्यूमरेटर में क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई अंडर 5 years ऑफ एज, ठीक है, इन द गिवन ईयर, और टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द सेम पीरियड। ठीक है, सो अंडर 5 में कितनी हुई और टोटल डेथ्स वैसे कितनी हुई, तो उसको आपस में डिवाइड करते हैं, तो वो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। ओके, सो दैट इज अबाउट द प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट इज द सर्वाइवल रेट। Okay, so there is a classification that is known as survival, and as the name indicates, ये हमें बताता है कितने लोग सरवाइव किए। कितनों की डेथ हो गई वो हमें ऑटोमेटिकली पता लग ही जाएगा, लेकिन कितने लोग सरवाइव किए, जैसे कि इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द सर्वाइवर्स इन अ ग्रुप। इसकी जो डेफिनेशन रहती है या एक्सप्लेनेशन है वो यही है, कितने लोगों ने सरवाइव किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ द पेशेंट्स, कितने पेशेंट्स सर्वाइव कर गए, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स थे कितने, और कुछ एक टाइम पीरियड पास, यूजली यहाँ पे हम जो है 5 years का एक पीरियड लेते हैं, 5 साल। ठीक है, सो उसके हम 5 साल तक उसमें
अगर चेक करना हो तो ये देखते हैं 5 साल बाद कितने लोग, मतलब डायग्नोस होने के 5 साल बाद कितने लोग जो हैं वो जिंदा बचे हैं अभी तक या जिंदा हैं, ठीक है, जो इफेक्टेड थे लेकिन अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स अलाइव आफ्टर 5 ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स डायग्नोस्ड और ट्रीटेड। कितने लोगों को डायग्नोस किया गया था और 5 साल बाद कितने लोग जो हैं वो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, दैट मीन्स हमें सर्वाइवल रेट हमारा मिल जाता है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ केसेस में से सर्वाइवल को हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, सो दैट विल बी द सर्वाइवल रेट, ओके। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको केस फैटेलिटी रेट बताया था, सो उसमें क्या है, हमें किलिंग पावर ऑफ द डिजीज ये भी पता लग जाता है, ठीक है। एक मैंने वो पॉइंट जो है मैं बताना जरूरी था इसमें, क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है केस फैटेलिटी रेट और रेशियो है वो हमें क्या बताता है, तो उसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है उसका फार्मूला यही था, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज और टोटल उसके केसेस प्रेजेंट कितने थे, मतलब कितने लोग इफेक्टेड थे और कितना जो है उसकी डेथ होगी। मान लो 100 केसेस थे और एक दो डिजीज हम लेते हैं, दोनों के 100 केसेस लेते हैं, ठीक है। अगर एक के 100 केसेस में से उसके 85 लोग हैं जो उनकी डेथ हो गई और दूसरे में 50 की ही डेथ हुई, तो अगर हम आपस में कंपेयर करेंगे तो जिसमें 85 की डेथ हुई दैट डिजीज विल बी मोर डेंजरस एज कम्पेयर टू द सेकेंड वन। तो ये हमें एक जो डिजीज है उसकी किलिंग पावर के बारे में बताती है, ठीक है। सो दैट इज अ ratio, or that is a tool in which we can compare the two diseases or the magnitude of two diseases, ठीक है, that which one is more dangerous than the other, okay। so ये हमें ऐसे बता सकते हैं। सो ये थे मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स, सेकंड आर द मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स। सो मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में क्या है, मॉर्बिडिटी होता है इलनेस, सिकनेस हम इसको बोल देते हैं, ठीक है, इलनेस है, सिकनेस है। सो डेफिनेशन क्या है, मैं थोड़ी सी पहले लाइन में आपको बता देता हूँ। एनी डिपार्चर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल वेलबींग। सो जो हेल्दी पर्सन है उसकी किसी भी, ठीक है, फिजियोलॉजिकल जो स्टेट है, ठीक है, सो उसमें अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है, फिजियोलॉजिकल है, ठीक है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। सो यहाँ पेशेंट ने बताया या हमने ऑब्जर्व किया, तो किसी भी तरीके में डिपार्चर होती है बॉडी के सिस्टम्स में, तो उसको हम मॉर्बिडिटी बोलते हैं, इलनेस बोलते हैं, सिकनेस बोलते हैं, ठीक है। सो इसीलिए इनकी जो इक्विवेलेंट टर्म्स है वो सिकनेस, इलनेस, डिसेबिलिटी, इनको हम यूज करते हैं, ओके। सो मॉर्बिडिटी जो है उसको मेजर कैसे करते हैं, पर्सन हु वर इल, कौन से पर्सन बीमार हैं, द इलनेसेस, कौन कौन सी इलनेसेस हैं, ठीक है, एंड ड्यूरेशन कितनी है उन इलनेसेस की। सो इस तरीके से हम इनको मेजर करते हैं आगे, ठीक है। सो इसमें भी आगे रेट्स, रेशो, ये फ्रिक्वेंसी है, प्रोपोर्शन है, ये सब कुछ चलता है। इसमें दो जो टूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये दो हैं, फर्स्ट इज द इंसिडेंस एंड सेकंड इज द प्रेवलेंस, ठीक है। सो इंसिडेंस क्या है, फर्स्टली इसकी मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, is defined as the number of the new cases occurring in a defined population during a specified period of time। सो एक स्पेसिफिक एरिया में कितने एक डिजीज के नए केसेस आए, सिर्फ जो नए केसेस आए अगर हम सिर्फ उनको ही ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो उनको बोलते हैं इंसिडेंस, ओके। सो दैट इज इंसिडेंस, ठीक है। और अगर हम जो पिछले केसेस चल रहे थे और अगर नयों को भी उनके साथ जोड़ देते हैं तो उसको टर्म देते हैं हम प्रिवलेंस, ओके। सो दैट इज प्रिवलेंस। सो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इंसिडेंस का नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ द स्पेसिफिक डिजीज ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड इनटू 1000 अपॉन पॉपुलेशन एंड रिस्क ड्यूरिंग दैट पीरियड, ठीक है। सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर इंसिडेंस। सो टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस जितने आए वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एंड दैट इज नोन एज द इंसिडेंस। किसी भी डिजीज के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसमें पास्ट केसेस नहीं लेंगे, मेनली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एग्जामिनर भी कई बार पूछ लेता है, एग्जाम में आपको आता है तो कंफ्यूज हो जाता है। इंसिडेंस इज ओनली द नंबर ऑफ न्यू केसेस एंड प्रेवलेंस की बात करें तो उसमें ओल्ड प्लस न्यू दोनों आ जाते हैं, ओके। सो
नेक्स्ट इसमें आ जाता है, दो टाइप्स आ जाते हैं। स्पेशल इंसिडेंस रेट है जो उसमें आगे अटैक रेट आ जाता है, ठीक है, एक टाइप आ जाती है। तो अटैक रेट में क्या है, नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ स्पेसिफाइड डिजीज ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल इनटू 100 अपॉन टोटल पॉपुलेशन एट रिस्क ड्यूरिंग द सेम इंटरवल, ठीक है। तो इसमें क्या है, नए केसेस कितने, जो एक डिजीज है उसने स्पेसिफिकली कितने नए केसेस को, ठीक है, कितने नए लोगों को जो है अटैक किया। सो वी वांट टू नो और असेस अबाउट द अटैक रेट ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज, ठीक है। सो ये क्या है, एन अटैक रेट इज एन इंसिडेंस रेट used only when the population is exposed to risk for a limited period of time such as during an epidemic। जैसे अब कोरोना वायरस इन्फेक्शन का है तो उसमें नए केसेस कितने आ रहे हैं वो तो हम चेक कर ही रहे हैं, कितनों को अटैक कर रहा है, ठीक है, कौन से एज ग्रुप को अटैक कर रहा है, वो है वो अटैक रेट में सारी चीज आ जाती है, ठीक है। सेकेंड इज द सेकेंडरी अटैक रेट। सो इसमें है नंबर ऑफ एक्सपोज पर्सन डेवलपिंग द डिजीज विद इन द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड। जितना इंक्यूबेशन पीरियड है उतने में कितने लोग जो है वो डिजीज को डेवलप, उनमें डिजीज जो है वो डेवलप हो रही है, साइन एंड सिम्टम होने दिखने स्टार्ट हो रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ एक्सपोज और ससेप्टेबल कंटेक्ट्स कितने हैं इनटू 100। सो दैट इज द फार्मूला फॉर सेकेंडरी अटैक रेट। ओके, so that was about the incidence and the classification. Next are the uses of the incidence rate. Uses क्या है इसके? So the incidence rate as a health status indicator is useful for taking action, ठीक है। सो जो नए नए केसेस हैं अगर हमें पता लगता रहेगा तो इसमें यही चीज है कि अगर हमें नए केसेस के बारे में पता लगेगा तो हमें पता लगेगा कितने लोगों को अटैक कर रही है एक डिजीज, तो हमें कंट्रोल कैसे करना चाहिए, क्या अटैक करने के रीजंस क्या हैं उसके, ठीक है, कॉज क्या है, सैनिटेशन प्रॉपर नहीं है, क्या चीज है, तो कंट्रोल करने में डिजीज को हमें जो है ये एक डाटा प्रोवाइड करता है। और रिसर्च जो है उसके लिए डाटा प्रोवाइड करता है, एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस उसके बारे में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज कहाँ कहाँ पे कितने कितने केसेस हैं ये भी हमें बताता है, एंड एफिशिएंसी ऑफ प्रिवेंटिंग एंड प्रिवेंटिव एंड थेरेपेटिक मेजर्स। जो हम एफिशिएंसी लगा रहे हैं, मान लो अब कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, अगर हम इंसिडेंस हमारा कम हो गया है, हमारे जो प्रिवेंटिव मेजर, अगर मान लो हम कोई प्रोग्राम चला रहे हैं जैसे अब चल रहे हैं, तो अगर वो प्रिवेंटिव मेजर लेने के बाद केसेस या इंसिडेंस इज द न्यू केसेस अगर वो कम हो गए, दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम या जो हम प्रिवेंटिव टेक्निक्स यूज कर रहे हैं दैट इज बेनिफिशियल। अदरवाइज जो है वो थेरापेटिक मेजर्स जो हैं वो बेनिफिशियल नहीं है, तो हमें स्ट्रेटेजी कोई और लगानी पड़ेगी। ओके, सो दैट इज द यूज ऑफ इंसिडेंस रेट, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रेवलेंस। सेकंड हम मॉर्बिडिटी इंडिकेटर्स में प्रेवलेंस। सो इसमें जैसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, इट रेफर्स टू स्पेशली और स्पेसिफिकली टू ऑल द करंट केसेस, पुराने और नए कितने केसेस हैं, ठीक है, तो सभी को इसमें इंक्लूड किया जाता है प्रेवलेंस में, ठीक है। सो इसके मेनली डिफरेंस है जो इंसिडेंस और इसमें यही है कि इसमें जो है ओल्ड केसेस को भी लिया जाता है, साथ में न्यू तो आते ही आते हैं। ओके, सो इंसिडेंस जो था उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यू केसेस थे। सो इसकी दो टाइप्स हैं, पॉइंट प्रेवलेंस एंड द पीरियड प्रेवलेंस, ठीक है। अगर हम एक स्पेसिफिक टाइम पे आके चेक करें, ठीक है, टाइम पे आके कितने केसेस हैं तो उसको हम पॉइंट प्रेवलेंस बोलते हैं। एक डेफिनेट पीरियड के लिए अगर हम चेक करते हैं, वहां से लेके यहाँ तक किसी एक स्पेसिफिक मंथ से लेके टिल नाउ अगर हमने पता करना है तो वो एक पीरियड प्रेवलेंस में काउंट किए जाते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द प्रेवलेंस, छोटा सा टॉपिक। So that was all about the tools of measurement of epidemiology. नेक्स्ट जो है मेथड है, या नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो आज का, सो दैट इज मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ओके, सो मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी में तीन मेथड्स हैं। इसमें फर्स्ट जो मेथड है दैट इज डिस्क्रिप्टिव मेथड, ठीक है। पहले मैं इंट्रोडक्शन थोड़ी सी दे दूं कि मेथड्स होते क्या हैं। एपिडेमियोलॉजी के जो मेथड्स हैं वो ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे हम किसी भी डिजीज के बारे में उसका कॉज, उसकी साइन एंड सिम्टम, उसके प्रिवेंटिव मेजर्स, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो पता कर सकते हैं। और अगर आज हमें पता है अलग अलग डिजीज के बारे में, उसका ईच एंड एवरी डिटेल हमें पता है, तो वो एपिडेमियोलॉजी के मेथड्स के थ्रू है, ठीक है। सो इसमें तीन मेथड्स आते हैं।
फर्स्ट मेथड इज द डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड इज द एनालिटिकल एंड थर्ड इज द एक्सपेरिमेंटल। सो डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या होता है, या डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल मेथड जो दो हैं उनका सेकंड नेम होता है ऑब्जर्वेशनल मेथड्स। ये दोनों ऑब्जर्वेशनल मेथड्स होते हैं। ऑब्जर्वेशनल क्यों? क्योंकि इसमें हम कोई इंटरवेंशन नहीं देते। इंटरवेंशन मतलब होता है किसी जो सब्जेक्ट्स जिनको हम स्टडी करते हैं उनको कोई हम ड्रग, मेडिसिन, वैक्सीन कुछ नहीं देते। वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग द सब्जेक्ट्स who are under the study from a definite time period to till now or the till date। ठीक है, हम उनको स्टडी करते हैं, उनके जो चेंजेस हैं करेक्टरिस्टिक्स में वो देखते हैं। ओके, तो इसमें मान लीजिए एक दो पर्सन्स को देख लिया हमने, दो पर्सन या दो सब्जेक्ट्स को हम स्टडी कर रहे हैं, तो उनको एक लंबे टाइम पीरियड तक फॉर मैनी ईयर्स मान लीजिए, ठीक है, हम असेस करते हैं। और जब उनको जब वो सब्जेक्ट्स के ऊपर स्टडी स्टार्ट हुई थी तब से लेके क्या चेंजेस उसमें आए, ठीक है, सो हम वो असेस करते हैं। सो ऐसे हम बहुत सारी डिजीजेस को असेस कर सकते हैं। एंड सेकंड जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, उसको बोलते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल ही मेथड रहता है, वो ऑब्जर्वेशन में नहीं आता। ऑब्जर्वेशन होती है लेकिन वो प्रैक्टिकल हो जाता है आगे जाके, क्योंकि उसमें हम जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको किसी टाइप की ड्रग, वैक्सीन देके चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि उनका रिजल्ट क्या आ रहा है। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड जो मेनली है वो किसी भी जो डिजीज है उसके ट्रीटमेंट मॉडलिटीज को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल मेथड जो है मेनली करते तो ये पूरा ही है, प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, लेकिन अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो ये हमें डिजीज के कॉज, डिजीज का कॉज क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है और किस एज ग्रुप को होती है, किस टाइम पे, किस एनवायरनमेंट में होती है, ये चीज़ें बताती हैं। और एक्सपेरिमेंटल जो मेथड है वो हमें मेनली ट्रीटमेंट्स और वैक्सीन और मैनेजमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताता है। ओके, so starting from the first method is the descriptive method। इसमें जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल मेथड है। सो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, फ्रिक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिसीज, कितना रेट है और कहाँ कहाँ कोई डिजीज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मान लीजिए एक स्पेसिफिक डिजीज को आज हमें पता है कि ट्यूबरक्लोसिस जो है, या मान लीजिए ओरल कैंसर है, ठीक है, अगर टोबैको च्यू करते हैं तो उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है, या लंग कैंसर है, आजकल पोल्यूशन बहुत है एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से हो जाता है। तो लेकिन ये चीज़ें हमें पता कैसे लगी, इट इज़ बाय द हेल्प ऑफ दीज टाइप ऑफ मेथड, दीज आर द मेथड्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। और उसमें फर्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव मेथड है, उसमें ही फ्रिक्वेंसी एंड डिस्ट्रीब्यूशन हम पता करते हैं किसी भी डिजीज का, ठीक है, हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स का, कोई भी और हेल्थ रिलेटेड इवेंट है तो उसके बारे में हम पता करते हैं। सो डिस्क्रिप्टिव मेथड का पर्पस क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड का फर्स्ट पर्पस जो है किसी भी डिजीज के बारे में एक क्लू देना होता है, ठीक है। अगर किसी भी डिजीज का हमने कोई पॉसिबल नहीं, जैसे मान लो कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, तो अगर हमें पहले नहीं पता था कि वो क्या है, डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, लेकिन बाद में पता लगा, तो इसका पहले क्लू मिल जाता है कि ये हो सकता है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव मेथड है वो सिर्फ क्लू देता है, वो उसको कंफर्म नहीं करता। उसको फर्दर कंफर्म करने के लिए हम एनालिटिकल मेथड जो है वो परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद में भी एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, इन शॉर्ट हम बोलें तो किसी भी डिजीज का एक पॉसिबल एटियोलॉजिकल फैक्टर हमें बताता है। ओके, सो मेथड जो है ये डिस्क्रिप्टिव मेथड इंफॉर्मेशन किस किस हमें कंपोनेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है देता है, कितने लोग अफेक्टेड हैं किसी एक स्पेसिफिक डिजीज से, कहाँ पे अफेक्टेड हैं, कैसे अफेक्टेड हैं, कॉज क्या है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। और जो डाटा है वो किसके रिलेटेड कैलकुलेट किया जाता है, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, सेक्स ऑफ द जेंडर, रेस, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, इनकम, सोशल क्लास एक्सेट्रा। तो आज देखिए मान लो हम कोई भी डिजीज अगर स्टडी करते हैं तो उसमें हम यही स्टडी करते हैं कि कौन सी एज ग्रुप के पर्सन को ये डिजीज होती है। अभी हमने एज स्पेसिफिक डेथ रेट है जो मैंने वो आपको बताया, एज स्पेसिफिक अगर मान लीजिए किसी एक स्पेसिफिक एज में कोई डिजीज होती है तो वो क्यों होती है, वो ऊपर वाले पर्सन को क्यों नहीं होती, ऊपर वाली एज के या नीचे वाली एज के पर्सन को क्यों नहीं होती। तो ये सभी कुछ हमें डिस्क्रिप्टिव मेथड ही बताता है। बच्चों की जो डिजीजेज हैं वो बड़ों में क्यों नहीं होती, बड़ों की डिजीज बच्चों में क्यों नहीं होती, मेल्स की डिजीज फीमेल में क्यों नहीं होती। तो ये सारी चीजें हमें जो है वो डिस्क्रिप्टिव मेथड ही बताता है। ओके, सो सेकंड, फर्स्ट थिंग थी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है, सेकंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन,
कौन कौन से केसेस कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके बारे में भी बताता है। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, साल के कौन से महीने में, ठीक है, वो डिजीज अपने आप को डेवलप कर सकती है, केसेस बढ़ेंगे या घटेंगे, तो ये सारी चीज भी हमें डिस्क्रिप्टिव मेथड बता देता है। ठीक है, सो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आ जाती है हमारे पास, तो इंफॉर्मेशन जो है वो एक बेसिक फाउंडेशन जो है, हमें बेसिक नॉलेज जो है किसी भी न्यू डिजीज के बारे में मिल जाती है। जितनी डिजीज के बारे में आज हमें पता है वो कभी न्यू थी। ठीक है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हुई, डिस्क्रिप्टिव मेथड, एनालिटिकल, एक्सपेरिमेंटल, इन्हीं मेथड से आगे हमें पता लगा है। ठीक है, सो बाय द यूज ऑफ दिस मेथड, मीजल्स है, डिप्थीरिया है, परट्यूसिस है, इनके बारे में हम इन डिजीज के बारे में आज हमने पता कर लिया है। ठीक है, या आज हमें पता। ठीक है, नेक्स्ट है इसके टाइप्स। दो टाइप्स होती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी में। फर्स्ट इज द क्रॉस सेक्शनल स्टडी एंड सेकंड इज द लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सो क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या होता है, इस स्टडी को जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए कम्युनिटी में हमने कोई डिजीज को स्टडी करने के लिए जाना है, तो उसमें क्या करते हैं हम, अगर स्टडी करते हैं तो सारे का सारा एरिया तो लेते ही लेते हैं, लेकिन जब मान लीजिए उसमें 10,000 लोग रहते हैं, तो 10,000 लोगों को स्टडी करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 10,000 में से 500 या 1,000 का सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, या उनको रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं। मतलब 10,000, अगर जो 1,000 लोग हमने सिलेक्ट कर लिए, तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो हम मान लेंगे कि 10,000 लोगों का रिजल्ट है। उसको एक क्रॉस सेक्शन बोल देते हैं। मतलब वे क्रॉस सेक्शन हम ऐसे लेते हैं कि जो सभी सारी की सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, सो एक पार्ट ले लेते हैं उसी कम्युनिटी का और उसको स्टडी करते हैं और रिजल्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन अंडर द डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ओके, सो जो रिजल्ट्स आते हैं, तो हम उसको जो है पूरी की पूरी कम्युनिटी पे अप्लाई कर देते हैं। मेनली जो एमएससी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, सो जैसे मैंने भी स्टडी की है, तो हमने भी ऐसे क्रॉस सेक्शनल स्टडीज जो है वो की हैं। उसमें क्या होता है कि हमने भी क्रॉस सेक्शन लेके, ठीक है, कम्युनिटी का, और उसको जो है आगे अप्लाई किया। ठीक है, सो इसका सेकंड नेम होता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी का, प्रेवलेंस स्टडी भी इसको हम बोलते हैं। ओके, सो अलग अलग टाइप से डिजीजेस हैं जो उसको हम रिलेटेड उनके डाटा जो है फाइंड आउट करने में ये हमें हेल्प करता है। सेकंड अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। सो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज क्या होती हैं, इसमें एक कम्युनिटी का हम पार्ट लेते हैं और उसमें रिपीटेडली स्टडीज करते हैं। ठीक है, और जो रिजल्ट आता है फिर उसको पूरी कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि एक बार नहीं, हमें हम रिपीटेडली स्टडीज करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, कॉस्ट इसकी ज़्यादा लगती है। ठीक है, और इसलिए जो है, लेकिन इसमें नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज हमें पता लग जाती है, बार बार किसी चीज़ को हम 2-3 बार करके देख रहे हैं। ठीक है, सो ये है लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। सो दैट वाज अबाउट द क्रॉस सेक्शन एंड द लॉन्गिट्यूडनल। क्रॉस सेक्शन में क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल में रिपीटेडली स्टडी हम करते हैं। So that was about the descriptive study. That was the first method under the methods of epidemiology. And that gives us the clue about any type of disease or the health related event जिसके बारे में हमें पता नहीं है. And next is the analytical method. Second one is the analytical. Analytical क्या होता है? जो डिस्क्रिप्टिव मेथड ने हमें क्लू दिया है, उसको हम अगर फर्दर स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनालिटिकल मेथड। ओके, तो इसमें एक हाइपोथेसिस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि टबैको है, उसे च्यू करने से, ठीक है, जो है आगे ओरल कैंसर होता है। ठीक, हम मान लेते हैं, यहाँ लंग कैंसर है जो स्मोकिंग से होता है। ठीक है, कोई भी हम एग्जांपल मान लेते हैं। हमें डिस्क्रिप्टिव स्टडी ये बता देगी कि हाँ जी, हो सकता है कि टबैको को च्यू करने से, ठीक है, जो है वो ऑरल कैंसर होता है। लेकिन इसको अगर हमने कंफर्म करना है तो वो हम एनालिटिकल स्टडी से करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टडी ने हमें क्लू दे दिया, अब इस स्टडी को करने के टाइम हम मान के चलते हैं, ठीक है, कि हाँ जी, हो सकता है जो टबैको को च्यू करने से ऑरल कैंसर होता है, जो आज हमें पता है, कंफर्म है। लेकिन जब ये हमें चीज़ नहीं पता थी तब हम ये चीज़ को मान के चले थे। और अगर हाइपोथेसिस हमारा जो है क्लियर हो जाता है, दैट मीन्स जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी ने हमें बताया वो चीज़ बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और वो एनालिटिकल स्टडी उसको कंफर्म करती है। ओके, सो इसके दो टाइप्स आए। नेक्स्ट है इसमें टाइप्स, केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी। तो केस कंट्रोल स्टडी क्या है, जैसे ही इसका नाम है, केस एंड द कंट्रोल। ओके, इन दिस मेथड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन डायग्नोस्ड एज हैविंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, सो जिनको पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसमें हम लंग कैंसर के दो सब्जेक्ट्स ले लेते हैं।
ठीक है, उनको जो है कंपेयर किया जाता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सिमिलर इन द करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, बट हु आर फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम, ठीक है। सो मान लीजिए दो पर्सन्स को लिया, ठीक है। सो इसमें क्या हम कर सकते हैं कि दो मान लीजिए ग्रुप ले लिए, एक में दो पर्सन, एक में दो, या एक और एक, जो केसेस हैं जिनको डिजीज है, ठीक है, तो उनको हम केस बोलेंगे, जिनको नहीं है उनको हम कंट्रोल बोल देंगे, ठीक है। सो उनको आपस में कंपेयर करेंगे एक लंबे टाइम के लिए, ठीक है। या इसमें हम ऐसा करते हैं जिनमें अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो इसमें जो डिजीज है, ठीक है, उसको हम नहीं लेते, तो इसमें जो अप्रोच यूज करते हैं हम, वो रिट्रोस्पेक्टिव अप्रोच हम यूज करते हैं। सो इसमें क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक हमने लिया है केस और सेकंड लिया है कंट्रोल। तो केस को डिजीज ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है, तो उसको आपस में कंपेयर करेंगे, किस लिए कि ये चीज चेक करने के लिए, ये कॉज फाइंड आउट करने के लिए कि ऐसे कौन सा करेक्टरिस्टिक फीचर था जो जिनको डिजीज हुई है उसमें तो प्रेजेंट था, और जो अगर दूसरा पर्सन है उसमें एब्सेंट था। मान लीजिए अगर हम ये असेस कर रहे हैं कि ओरल कैंसर के दो पर्सन जो है और उसको कंपेयर कर दिया दूसरे पर्सन के साथ जो सेम एज ग्रुप का है, सेम ही उसका सब कुछ है, ठीक है, एज एंड जेंडर सब कुछ सेम है, ठीक है, लेकिन जो पर्सन को जिसका ऑरल कैंसर हुआ हुआ है वो उसके जब हम असेस करेंगे करेक्टरिस्टिक्स में, तो उसमें आएगा कि वो टोबैको च्यू करता था, लेकिन जो दूसरा है उसमें आएगा वो नहीं करता था। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि बाकी की चीजें सेम है लेकिन ये चीज इसमें प्रेजेंट है और इसमें एब्सेंट, दैट माइट बी द कॉज। और अगर डिस्क्रिप्टिव स्टडी ने पहले बता दिया था तो हम वो उसको कंफर्म कर सकते हैं। सो दैट इज द टाइप ऑफ द केस एंड कंट्रोल स्टडी। ओके, सो इसमें रिट्रोस्पेक्टिव इसको मेथड बोलते हैं, क्यों, क्योंकि डिजीज जो पहली हो चुकी है। ओके, सो इसको केस कंपैरिजन डिजाइन भी हम एक नाम देते हैं, केस कंपैरिजन डिजाइन। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। ओके, सो इसमें हम अप्रोच है जिसने हमें हेल्प किया है, स्मोकिंग जो है वो लंग कैंसर से कैसे जुड़ी हुई है, वो इसी एनालिटिकल मेथड के जो केस कंट्रोल स्टडी है उसी ने हमें बताया, ठीक है। ये एक्सपेंसिव कम होती है लेकिन ये हमें रिस्क फैक्टर के बारे में बता सकती है, फाइनलाइज कर सकती है, ठीक है। सो लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम रहती है भी, आपने कौन सा कंट्रोल ग्रुप जो है वो चूज करना है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, प्रॉपरली देखना पड़ता है भी कंट्रोल ग्रुप जो है वो कौन सा चूज करना पड़ता है, केयरफुली चूज करना पड़ता है, ठीक है। सो ये इसमें डेफिनेशन। सेकेंड इज द कॉरेट स्टडी। सो कॉरेट स्टडी क्या होती है, इसमें ग्रुप को स्टडी करते हैं, सिंगल सिंगल इंडिविजुअल को नहीं, ग्रुप को स्टडी करते हैं, ठीक है। मान लीजिए सेम क्लास के एक बच्चे हैं तो उनको ग्रुप हम कॉरेट बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका एज फैक्टर सेम है, एज ग्रुप सेम है, सेम कोर्स में है, ठीक है, सेम ही चीज स्टडी कर रहे हैं। सो उनका मेंटल कैपेबिलिटी भी वो भी सेम है, सो उनको एक कॉरेट बोल देते हैं। पर्सन मैरिड ऑन द सेम डे, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके हम जिन पर्सन को सेम एक्सपीरियंस है, सेम ही जॉब में सेम ही डिग्री की हुई है, तो उनको एक एक्सपीरियंस स्कॉलर बोल सकते हैं, ऐसे करके, ठीक है। सो ऐसे हम एक, पहले हमने किया था एक पर्सन को दूसरे से, और इसमें हम एक ग्रुप को दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं। इसकी भी आगे क्लासिफिकेशन है, देयर आर थ्री क्लासिफिकेशन, रिट्रोस्पेक्टिव कॉरेट स्टडीज, प्रोस्पेक्टिव एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव कॉरेट स्टडीज। तो फर्स्ट इज द प्रोस्पेक्टिव कॉरेट स्टडी। इसमें क्या होता है, हम दो ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है, आपस में कंपेयर करते हैं, लेकिन इसमें डिजीज अभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो दो ग्रुप्स हैं वो एक जो है ग्रुप उसको दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, इसमें हम रिस्क फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का एज फैक्टर और प्रैक्टिस्टिक्स ग्रुप्स की सेम है, लेकिन इसमें डिजीज किसी भी ग्रुप को नहीं है, बट दे आर एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर, वन ग्रुप इज एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर। तो उसमें दूसरे को कंपेयर करते हैं कि ऐसी कौन सा कॉज है जिसने इस ग्रुप को रिस्क में रखा है और इसको नहीं रखा है, ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो वो होती है प्रोस्पेक्टिव कॉरस स्टडी। प्रोस्पेक्टिव इसलिए बोलते हैं इसमें अभी डिजीज हुई नहीं है, बट द ग्रुप्स आर एक्सपोज टू द रिस्क फैक्टर। ओके, सो इसमें भी हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। सो अलग अलग डिजीजेस को इसमें हम कंपेयर करके और उसके रिलेटेड डाटा जो कैलकुलेट करके डिजीज का जो कॉज है उसको या रिस्क फैक्टर्स को एक फाइनलाइज कर सकते हैं कि यस दैट इज द एक्चुअल कॉज ऑफ द रिस्क फैक्टर फॉर अ स्पेसिफिक डिजीज। और डेट जो हमारे पास डाटा आता है उसको हम उसके बाद फार्मूलाज यूज करके स्टैटिस्टिकली जो है वो कंफर्म करते हैं, एंड उसको बाद में जो है हम
आगे फर्दर चेक करते हैं। ओके, सो ये जो है प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, टाइम कंज्यूमिंग है थोड़ी सी, ठीक है। सो पर इसकी रिट्रोस्पेक्टिव के ऊपर एडवांटेज भी है। नेक्स्ट इज द रिट्रोस्पेक्टिव। सो कॉरस स्टडी में सेकंड जो है, फर्स्ट थी प्रोस्पेक्टिव, सेकंड आ गया कॉरस स्टडी जो है रिट्रोस्पेक्टिव। रिट्रोस्पेक्टिव में क्या है, इसमें डिजीज हो चुकी है, दो ग्रुप्स को आपस में हम रिलेट कर रहे हैं, तो उसमें चेक करते हैं एक ग्रुप को जो डिजीज हो चुकी है दूसरे को क्यों नहीं है, उसमें जो दूसरे को नहीं है और कंपेयर करेंगे तो आपस में हमें पता लग जाएगा ऐसे कौन सा जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर था जो उसमें प्रेजेंट है इसमें नहीं है, तो दैट विल बी द कॉज, ठीक है। तो दैट्स द रिट्रोस्पेक्टिव कॉरस स्टडी। रिट्रोस्पेक्टिव इसलिए बोल रहे हैं, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि इसमें डिजीज हो चुकी है। अगर डिजीज ना हुई हो, रिस्क फैक्टर से एक्सपोज है, तो उसको प्रोस्पेक्टिव बोलते हैं, अदरवाइज रिट्रोस्पेक्टिव। ये आपको एक वाइवा में क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। ओके, तो इसमें टाइम लगता है 10 to 30 ईयर्स जो है नियर अबाउट हम लेके चलते हैं ऑब्जर्व करने में। और ऑक्यूपेशनल हजार्ड से जुड़ी जो डिजीजेस होती हैं, रिट्रोस्पेक्टिव कॉरस स्टडी से हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द रिट्रोस्पेक्टिव। एंड एक थर्ड टाइप है इसमें कॉरस स्टडी में, कॉम्बिनेशन ऑफ रिट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। सो इसमें क्या है, दोनों जो स्टडीज हैं उसके हम जो प्रैक्टिस्टिक फीचर है वो लेके चलते हैं, ठीक है। ग्रुप को सिलेक्ट किया जाता है, उससे उसका पिछला रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है और उसे टिल डेट तक कंपेयर किया जाता है, एंड फाइनली जो रिजल्ट है उसको फाइंड आउट किया जाता है। ओके, so that was the second method, analytical, and now at last is the third and the experimental method. ओके, सो एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, इसको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को हम ऑब्जर्वेशन मेथड नहीं बोलते, ठीक है। फर्स्ट टू डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल वर द ऑब्जर्वेशनल मेथड, बट एक्सपेरिमेंटल नहीं होता। इसमें क्या है, एक केस होता है और एक कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है। सो यहाँ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बोल देते हैं, ठीक है। सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मान लीजिए हम दो ग्रुप्स हैं, मान लीजिए एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। दो ग्रुप्स लेते हैं या ग्रुप लेते हैं, या हम दो पर्सन दो सब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम इंटरवेन ऐसे है जो हम इंटरवीन कर देते हैं, कोई वैक्सीन है उसको एडमिनिस्टर कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। जो कंट्रोल है उसको नहीं करते, ठीक है। इसलिए नहीं करते, मान लीजिए अगर हमने डोट्स की वैक्सीन है, उसका पता करना है कि वो ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट कर सकती हैं या नहीं, तो दो ट्यूबरक्लोसिस के पर्सन लेंगे, ठीक है। सेम उनका जो स्टेज है वो डिजीज का होना चाहिए, सेम एज ग्रुप सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको हम डॉट्स थेरेपी दे देंगे, और जो कंट्रोल ग्रुप है जो हमारे कंट्रोल में उसको नहीं देंगे, ठीक है। सो उसमें क्या है, ठीक है। सो उसमें क्या है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जो, उसको जो है डॉट थेरेपी जो दी हुई है हमने, ठीक है। तो वो अगर हमारी डॉट थेरेपी है जो वैक्सीन है, ठीक है, सॉरी वैक्सीन नहीं, डॉट थेरेपी बोल रहा हूँ, अगर वो इफेक्टिव है तो उसे कुछ एक टाइम पीरियड के बाद हम असेस करेंगे, ठीक है। और असेस करने के बाद क्या है, हम देखेंगे कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था उसके साइन एंड सिम्टम जो है वो धीरे धीरे उसकी जो कंडीशन है उसमें वो हेल्दी हो रहा है पर्सन, उसके जो डिजीज कंडीशन है वो ठीक हो रही है। लेकिन जो कंट्रोल ग्रुप था जिसको हमने कुछ भी नहीं दिया, कोई उनको ड्रग्स नहीं दी, तो उनकी कंडीशन सेम ही रहेगी। और आपस में अगर कंपेयर करेंगे तो कंडीशन में बहुत फर्क आ जाएगा। दैट मीन्स जो साइन एंड सिम्टम पहले दोनों के सेम थे, लेकिन जब हमने ड्रग दे दी तो उसके जो सिम्टम्स है वो ट्रीट होने स्टार्ट हो गए, लेकिन दूसरे के नहीं हुए। सो दैट मीन्स आवर ड्रग थेरेपी और द डॉट्स थेरेपी इज इफेक्टिव, ठीक है। सो ये एक तरीका है एक्सपेरिमेंट करने का, हम अगर वैक्सीन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो आजकल जो वैक्सीन बनती हैं वो ऐसे ही होती हैं, दो जो सब्जेक्ट्स को लिया जाता है, दोनों को ही डिजीज है, एक को वैक्सीन देखी जाती है, ठीक है। और अगर सिम्टम्स में कोई कमी आती है और पर्सन जो है वो ट्रीट होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और दूसरा जो है हमारे कंट्रोल में, तो साइनस सिम्टम्स में कंपैरिजन किया जाता है, तो उससे पता चलता है कि जो पहले पर्सन थे के साइनस सिम्टम थे दूसरे पर्सन के साथ रिलेट किए जाते हैं, तो पहले पर्सन के वैसे ही हैं, लेकिन दूसरे के जिसको वैक्सीन या ड्रग दी है हमने वो ठीक हो गए हैं। और अगर वो ठीक हो जाते हैं दैट मीन्स दैट वैक्सीन और ड्रग इज इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट, अदरवाइज वी हैव टू डू समथिंग, ठीक है, एक्स्ट्रा, और किसी तरीके से कोई और स्ट्रेटजी यूज करनी पड़ेगी। दैट मीन्स वैक्सीन के इफेक्टिव होने के या इनफेक्टिव है,
ये भी चेक करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को जो मेनली है हम यूज़ करते हैं किसी डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, किसी सब्जेक्ट के ऊपर क्या उस चीज़ का इफेक्ट हो सकता है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड्स करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, एक तो इसके लिए बजट बहुत चाहिए और एक जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज़ द एथिकल इश्यूज। परमिशंस चाहिए होती हैं गवर्नमेंट से या और ऑफिशियल्स जो हैं, ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। मेनली जो है हम एक्सपेरिमेंटल अगर बात करते हैं तो एनिमल्स पे होती है एक्सपेरिमेंटेशन, अगर ह्यूमंस के लिए कोई वैक्सीन वगैरह बनानी है, ठीक है, आजकल ह्यूमंस पे भी हम करते हैं, तो उसमें एथिकल इश्यूज आ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं कई बार जिसको हम इंटरवीन कर रहे हैं उसके साथ एथिकल इश्यूज बहुत हो गए हैं, ठीक है। सो ये बहुत बढ़िया मेथड है लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो है वो डिसएडवांटेजेस यही हैं, इसमें जो एथिकल इश्यूज और बजट बहुत है। ओके, so that was about the experimental method and that was about, all about the tools of measurement of epidemiology and methods of epidemiology and इसी के साथ ही एपिडेमियोलॉजी है जो वो सारे का सारा टॉपिक जो है वो मैंने लाइव सेशन के जरिए कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके, ठीक है, सो वो आप बता सकते हैं। और नेक्स्ट जो लाइव सेशन है वो ट्यूसडे जो मैं दोबारा लाइव सेशन है वो करूँगा, ठीक है। सो कम्युनिटी के लाइव सेशन तो मैं कर ही रहा हूँ, तो इसके अलावा मैं मैनेजमेंट के लेक्चर्स जो है वो भी स्टार्ट करूँगा धीरे धीरे, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन है जो ऑफिशियल जो पेज है कॉलेज का उसके ऊपर मिल जाएगी। और आज का हमारा जो लाइव सेशन मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। ओके, सो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वीडियो जो ये पब्लिश हो जाएगी अभी पोस्ट हो जाएगी तो उसके नीचे जाके अगर आपको कोई लगता है इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ और इसमें एक्स्ट्रा आपको चाहिए वीडियोस में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, सो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं एंड करता हूँ वीडियो। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। ओके, सो लाइव सेशन जो नेक्स्ट होगा उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन है जो ऑफिशियल पेज पे मिल जाएगी। थैंक यू।